नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका बाजार। मैं हूं साक्षी बत्रा और मैं हूं रजत। मार्केट्स पे आज मोमेंटम है, 9900 के लेवल को दोबारा से पार किया और दो स्टॉक्स जो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वो रिलायंस इंडस्ट्रीज, विप्रो, दोनों का ही नतीजों का ट्रिगर और दोनों ही दिन के उच्चतम स्तर के करीब कामकाज कर रहे हैं। रिलायंस की एजीएम फोकस में है, सबसे बड़ा इवेंट आज के लिए, तो आज मल्टीपल डेटा पॉइंट्स होंगे जिसको हम एनालाइज करेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज के एजीएम में। लेकिन 1573 के लेवल पे और सबसे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन जो आज इंडेक्स पे देखने को मिल रहा है वो सिर्फ रिलायंस इंडस्ट्रीज की तेजी के बलबूते देखने को मिल रहा है। इसके अलावा विप्रो, कोल इंडिया और एचसीएल टेक्नोलॉजी जैसे शेयर्स तेज हैं। फोकस आईटी सेक्टर पे ज्यादा है। एब्सोल्युटली। चलिए इसी के साथ शुरुआत करेंगे आज के खास एडिशन की। आज फ्राइडे का दिन है, यानी कि मुंबई स्पेशल है आपका बाजार पर। दो खास मेहमान हमारे साथ आज के सेशन में मौजूद रहेंगे। रुचित जैन होंगे और साथ ही नवीन नाथ भी होंगे, आपको टेक्निकल और फंडामेंटल राय देने के लिए। फटाफट से आपको राय भी बता देते हैं कि किस तरीके से आप इस शेयर पर इस आपका बाजार के शो में जुड़ सकते हो। और लेकिन इससे पहले देख लेते हैं कमोडिटी बाजार की भी ओपनिंग होने वाली है और एक बार जान लेते हैं। मृत्युंजय हमारे साथ भी मौजूद हैं। मृत्युंजय, बताइए किस तरीके की ओपनिंग की आज उम्मीद कर रहे हैं आप? शुक्रिया साक्षी। और कमोडिटी मार्केट की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार से बेहद रेंज बाउंड संकेत आज मिल रहे हैं बुलियन को लेकर के, और $1245 के आसपास है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गोल्ड। और सिल्वर का भाव $16.30 प्रति आउंस के आसपास यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। तो अगर फंडामेंटल की बात करें तो यूरोपीय सेंट्रल बैंक ने ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। हालांकि ईसीबी ने यह बात कही है कि आगे बॉन्ड खरीद की योजना में बदलाव कर सकते हैं। और इस बीच मार्केट की ओपनिंग आप देख पा रहे हैं, एमसीएक्स पर कच्चे तेल में महज 8 रुपए की गिरावट है। 3030 का लेवल यहां पर देखने को मिल रहा है। शुरुआती दौर में गोल्ड का मार्केट 24 रुपए नीचे है, 28,308 रुपए के स्तर पर एमसीएक्स पर गोल्ड में कारोबार हो रहा है। और सिल्वर का भाव करीब 80 रुपए नीचे है, 37,800 के स्तर पर है सिल्वर। और नेचुरल गैस में करीब 0.25% की गिरावट आई है, 195 के आसपास यहाँ पर कारोबार होता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा अगर बात करें मेटल की तो निकल में करीब 1 रुपए की मजबूती है, 611 के ऊपर है। जिंक में करीब आधा फीसदी की मजबूती, 176 के ऊपर भाव। लेड का भाव 142 के आसपास यहाँ पर कारोबार करता हुआ दिख रहा है। मेटल का मार्केट एक छोटे दायरे में ट्रेड करता हुआ आज शुरुआती दौर में दिख रहा है। एल्युमिनियम में भी थोड़ी बहुत हलचल है, लेकिन सोयाबीन का भाव करीब 9 रुपए नीचे है, 3012 का लेवल यहाँ पर दिख रहा है। मस्टर्ड में करीब 7 रुपए की गिरावट है, 3685 का स्तर है एनसीडीएक्स पर मस्टर्ड का। और ग्वार में करीब 3 रुपए की बढ़त है। आज एग्री मार्केट में भी ज़्यादा एक्शन शुरुआती दौर में नहीं दिख पा रहा है। देखना होगा आगे किस तरह का मूव होता है मार्केट में। ग्वारगन में 23 रुपए की मजबूती, 7088 का लेवल यहाँ पर दिख रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए अमित सजेजा हैं और साथ ही माधवी मेहता हैं हमारे साथ, कोटक कमोडिटी की। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। मेरा पहला सवाल माधवी मेहता आपसे ये कि जो महत्वपूर्ण इवेंट थे बुलियन मार्केट के लिए, एक तो ईसीबी की बैठक और एक बैंक ऑफ जापान की बैठक, लेकिन दोनों बैंकों ने ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। अब अगला ट्रिगर आप मार्केट के लिए क्या देख रही हैं और ऐसे में अब किस तरह का ट्रेड आप रिकमेंड करेंगी? गुड मॉर्निंग मृत्युंजय जी। जैसे कि देखा गया दोनों ही बैंकों से कोई मूव की उम्मीद तो नहीं थी, बट हमने देखा है कि ईसीबी के डिसीजन के बाद यूएस डॉलर में काफी वीकनेस आई है। ईसीबी अभी अगले आने वाले कुछ महीनों में अपना जो बॉन्ड परचेजेज है उसको कम करने की डिस्कशन शुरू करने वाला है। इसी उम्मीद में हमने देखा कि यूरो यूएस डॉलर के अगेंस्ट बहुत भाग गया और इसके रहते हुए गोल्ड प्राइसेस में थोड़ा उछाल है। अगर आप नियर टर्म पर्सपेक्टिव से बात करें तो मुझे लगता है अभी जो नेक्स्ट ट्रिगर है वो नेक्स्ट वीक की फेड की मीटिंग है। अब देखना ये पड़ेगा कि पिछले कुछ दिनों में जो डेवलपमेंट हुआ है उसके रहते हुए फेड अपना मॉनेटरी पॉलिसी स्टांस बदलता है या अभी भी रेट हाइक का एक्सपेक्टेशन मेंटेन रहेगा। वही आगे जाके यूएस डॉलर की चाल डिसाइड करेगा और उससे गोल्ड का मेजर मूवमेंट होगा। इंट्राडे पर्सपेक्टिव से बात करें तो मुझे लगता है 1240 के ऊपर अच्छा सस्टेन कर रहा है, इसलिए इंट्राडे में अभी भी बाय करके चलने की सलाह दूंगी। अगस्त कॉन्ट्रैक्ट अराउंड 28,250 के आसपास बाय कर सकते हैं 28,400 के टारगेट के लिए, और 28,150 का स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, ठीक है। अमित सजेजा, आज चूंकि हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन है तो टेक्निकल चार्ट पर आपको गोल्ड और सिल्वर का क्या रुख दिख रहा है और उसको ध्यान में रखते हुए आज किस तरह का ट्रेड आप रिकमेंड करेंगे? हाँ जी, नमस्कार। देखिए, टेक्निकली ऑब्वियसली ये जो एक मूव आ रहा है जहाँ $1260 से गोल्ड स्पॉट गोल्ड रिकवर हुआ है और 1240 के करीब है, उस हिसाब से शॉर्ट टर्म तो तेजी बरकरार है और ये एक्सटेंड होके $1255 तक भी एक्सटेंड हो सकती है। तो शॉर्ट टर्म बेसिस तो बाइंग ही रिकमेंडेड है। जैसे माधवी ने बताया 28,250 के करीब मैं भी बाइंग की सलाह देना चाहूँगा। 28,450 के टारगेट से स्टॉप 28,120 का होगा। ओके, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कच्चे तेल की। क्रूड कीमतों में आज एक्शन गायब दिख रहा है और $47 के आसपास है WTI क्रूड। ब्रेंट का भाव 49.5 के करीब है। गुरुवार को ब्रेंट क्रूड का भाव 50 के ऊपर पहुंचा था करीब 1.5 महीने के बाद, लेकिन 50 के ऊपर बाजार टिक नहीं पाया और अब मार्केट की पूरी नज़र ओपेक और नॉन ओपेक की मीटिंग पर टिकी हुई है। सोमवार को एक महत्वपूर्ण बैठक होनी है ओपेक की और नॉन ओपेक मेंबर्स के साथ, जहां पर उत्पादन के मुद्दे पर चर्चा होगी। लेकिन मार्केट के लिए कंसर्न ये है कि ओपेक की तरफ से भी 100% कंप्लायंस नहीं हो पा रहा है। कई देश ऐसे हैं ओपेक के जो उत्पादन में कटौती कंटिन्यू करने से इनकार कर रहे हैं, उत्पादन में बढ़ोतरी कर रहे हैं। और दूसरी तरफ अमेरिका, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा क्रूड कंज्यूमर है, वहां पर भी लगातार उत्पादन बढ़ने की खबरें आ रही हैं। मिड जुलाई से 2016 के जुलाई से अब तक उत्पादन में करीब 12 से 14% की बढ़ोतरी यूएस में हो चुकी है। आपको लगता है माधवी मेहता ऐसे में कि कच्चे तेल में भी दबाव ही रहने वाला है? जी, हम देख रहे हैं कि $47 के ऊपर क्रूड सस्टेन नहीं कर पा रहा है क्योंकि ओवरऑल जो सप्लाई कंसर्न्स है वो अभी तक, लेकिन मुझे लगता है सिंस अभी नेक्स्ट मेजर इवेंट मंडे को ही है, शायद ये हो सकता है कि क्रूड एक नैरो रेंज में ही ट्रेड करे। पर इंट्राडे पर्सपेक्टिव से अभी भी सेल कर चलने की सलाह दूंगी। अगस्त कॉन्ट्रैक्ट अराउंड 3055 के आसपास सेल कर सकते हैं 2970 के टारगेट के लिए, और 3090 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। ओके, ठीक है। अजय बहती, टेक्निकल चार्ट पर आपको क्रूड मार्केट का बिहेवियर इंट्राडे के लिए क्या दिख रहा है? देखिए, एक इनिशियल डिप जरूर आ सकती है 3000 तक के लिए, बट ब्रॉडली जब तक 2950 का एक टेक्निकल सपोर्ट होल्ड कर रहा है तब तक बाइंग में रहना रिकमेंडेड है। अपसाइड में दोबारा जो कल के हाईज है 3085-90 जोन में वो रीटेस्ट हो सकते हैं, तो डिप्स पर बाय किया जा सकता है। अभी भी इनिशियल डिप के लिए पहले बेचना लाजमी है, बट लो लेवल से दोबारा बाइंग की जा सकती है। ओके, तो आप कह रहे हैं कि लो लेवल पर दोबारा बाई करके चलना बेहतर रहेगा। माधवी, आज के लिए मेटल में आपकी टॉप पिक क्या है? बेस मेटल में देखेंगे तो मुझे लगता है कॉपर एक अच्छा बाय है क्योंकि एक अच्छे नैरो रेंज में ट्रेड कर रहा है, तो बाइंग अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है। अराउंड 385 के आसपास अगस्त कॉन्ट्रैक्ट बाय कर सकते हैं। अपसाइड में 390-391 का टारगेट मेंटेन कर सकते हैं। ओके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एग्री मार्केट की। अमित, आज के लिए एग्री मार्केट में आपका व्यू क्या है और आज आपको सबसे ज्यादा एक्शन किस एग्री पैक में दिख रहा है? अमित, पिछले दिनों में टर्मरिक में अच्छा एक्शन देखने मिला है। जब तक 7100 7200 की रेंज होल्ड कर रहा है अगस्त कॉन्ट्रैक्ट, तब तक बाइंग में रहना रिकमेंडेड है। डिप से बाय कीजिए। रिसेंट हाई 7800 तक दोबारा दिख सकते हैं। ओके, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया अमित आपका और माधवी मेहता आपका भी हमसे जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि आज कहां पर कमाई के मौके होने वाले हैं। तो फिलहाल इस अपडेट में इतना ही, लेकिन 11:30 बजे हमारे साथ जुड़िए और जानिए कमोडिटी मार्केट की दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। हमारे साथ रविंद्र वीरा होंगे आनंद राठी कमोडिटी के, और साथ ही हमारे साथ एंजल कमोडिटी के अनुज गुप्ता होंगे। और अब बात होगी शेयर मार्केट की। हम लगातार मुंबई के आज दर्शकों के सवालों के जवाब दे रहे हैं मुंबई स्पेशल में। रजत, आज हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन है, मार्केट का मूड क्या है? बिल्कुल पॉजिटिव बायस है अभी तक तो, और इनफैक्ट ये अब तेजी बढ़ गई, जो 40 पॉइंट्स ऊपर ले आई है निफ्टी को 9914 के लेवल पर। जैसे मैंने कहा कि रिलायंस इंडस्ट्रीज और विप्रो पे इस समय सबसे ज्यादा फोकस है, दोनों ही स्टॉक्स तेज हैं। हमारे साथ आज के मेहमान भी जुड़ चुके हैं, रुचित जैन जी एजल ब्रोकिंग से, और साथ ही साथ एक व्यूअर भी इस समय लाइन पे मौजूद है अपना सवाल पूछने के लिए, प्रदीप जी मुंबई से। प्रदीप जी नमस्कार। हेलो, गुड मॉर्निंग। नमस्कार जी। हाँ जी, सवाल पूछिए सर। हाँ, मैंने 1500 शेयर सुबेक्स लिमिटेड के 11 रुपया 70 पैसे पे लिए हैं। अच्छा। और बिल्ट बल्लारपुर इंडस्ट्रीज के 500 शेयर 22 रुपये 27 पैसे से लिए हैं। 22 मुझे रुपये होल्ड करना चाहिए या निकलना चाहिए? चलिए ठीक है सर, बिल्ट पे आपने 22 रुपए का भाव बताया ना? हाँ जी। चलिए ठीक है, रुचित से पूछ लेते हैं। रुचित जी नमस्कार, स्वागत है जी बिजनेस में। सर बताएं, ये दो स्टॉक्स के ऊपर सवाल है। एक तो है सुबेक्स जो खरीद है 11 रुपये 70 पैसे की, और दूसरा है बल्लारपुर इंडस्ट्रीज बिल्ट जिसमें खरीद है 22 साढ़े 22 रुपए के आसपास की। क्या करना चाहिए? जी गुड मॉर्निंग रजत जी। ओवरऑल पहले सुबेक्स की बात करें तो ये पिछले 6-8 महीने में कंसोलिडेशन फेज में रहा है, जहाँ पे 8.5 रुपये से लेके 12-13 रुपये तक का एक ब्रॉड कंसोलिडेशन फेज बना चुका है। एक बात यहाँ पे गौर करनी रहेगी कि जनवरी महीने से जहाँ पे मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स में इतनी अच्छी हमें तेजी देखने को मिली है, ये स्टॉक ने कुछ इतना आउट परफॉर्मेंस बिल्कुल नहीं बताया है।
तो जहाँ पे जो अगर बाजार में इतनी अच्छी तेजी हो रही है बट ऐसे स्टॉक में जहाँ पे कुछ मोमेंटम नहीं आ रहा है, वहाँ से आने वाले दिनों में भी मोमेंटम आने की संभावना काफ़ी कम हो जाती है। तो मेरी इनसे राय रही कि सुबेक्स में से एग्जिट करें, और जहाँ दूसरे अच्छे स्टॉक्स काफ़ी मार्केट में अवेलेबल है मिड कैप स्मॉल कैप में, जहाँ से अच्छे रिटर्न्स ये करंट लेवल से भी बना सकते हैं, तो सुबेक्स में से डेफिनेटली एक एग्जिट करने की सलाह रहेगी। इवन बल्लारपुर इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो बल्लारपुर इंडस्ट्रीज भी रिसेंटली काफ़ी वॉलेटिल रहा है, बट करंटली ये काफ़ी अच्छे अपने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे ट्रेड कर रहा है। 15 से 14.5 की रेंज में काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है इसको। तो आई थिंक बल्लारपुर इंडस्ट्रीज होल्ड कर सकते हैं, यहाँ से पुल बैक मूव देखी जा सकती है 19 से 20 रुपए तक के आने वाले 2-3 महीनों में। श्योर। एक और सवाल ले लेते हैं, मुंबई से नितिन हमारे साथ जुड़े हैं। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू नितिन, पूछिए कौन से शेयर्स हैं आपके पास? जुबिलेंट फूड है, 50 शेयर्स होल्ड कर रहा हूँ जुबिलेंट फूड का, और किस भाव पर? 1304 पे लिया मैडम। क्या नजरिया रखते हैं आप जुबिलेंट फूड पर अपना? मैं मैक्सिमम 1 वीक का सोच रहा था, 1 वीक या छोटी अवधि का ही नजरिया है, ट्रेडिंग के नजरिए से आपने यहाँ पर बाय किया है, लेकिन अभी आपकी पोजीशन से नीचे आ चुका है। रुचित बताइए क्या कर सकते हैं? अभी 1304 के लेवल्स पर खरीदारी है, एक हफ्ते का नजरिया है, रिकवर हो पाएगा क्या ये? आई थिंक अगर हम पोजिशनल चार्ट से कि जनवरी के पहले ये स्टॉक जो अप ट्रेंड में ट्रेड कर रहा था तभी 1340 का काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इसका था। वो सपोर्ट ब्रीच करते ही बाद में जो भी अपमूव्स आए उसमें से 1330 1340 तक के रेजिस्टेंस देखने मिले हैं। करंटली क्योंकि इनके एक छोटी अवधि का नजरिया है, मेरी इनके रिकमेंडेशन रहेगी कि इनके जो एग्जिस्टिंग पोजीशंस है उस पर 1250 के नीचे स्टॉप लॉस मेंटेन करें, और 1330 से 1340 की रेंज में आने वाले एक हफ्ते में आता है तो वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करके एग्जिट कर लें। चलिए, लेकिन जो फोकस है ना मार्केट का वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज पे। एक तो कल नतीजे आए, बेहतर आ गए, और दूसरा आज है 40वीं एजीएम रिलायंस इंडस्ट्रीज की। मेरे साथ ब्रिजेश मेरे सहयोगी से मौजूद हैं, और साथ ही मेरे साथ स्टूडियो में संदीप भी मौजूद है जो डिटेल से एनालाइज करते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज को। लेकिन ब्रिजेश, सबसे पहले आपके पास आएंगे। देखिए, जब आज बिरला मातृश्री में मुकेश अंबानी एंटर करेंगे ना तो एक्सपेक्टेशंस फिर से बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। अभी तो ये बताएं कि वहां का माहौल कैसा है और किस तरीके की प्रिपरेशंस हैं? फिर से वो एक ग्रैंड स्टाइल है रिलायंस इंडस्ट्रीज का, और कुछ बहुत बड़े अनाउंसमेंट्स आज के सत्र में हो सकती हैं? देखिए, आज मुंबई में काफ़ी बारिश हो रही है, इसके बावजूद भी जो निवेशक हैं, जो शेयर होल्डर हैं, वो बड़ी संख्या में यहाँ पे आते हुए दिखाई दे रहे हैं और बड़ी संख्या में यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। जहाँ तक एजीएम के हाईलाइट की बात है तो जो सबकी निगाहें जिस बात पर हैं वो ये है कि रिलायंस जियो में क्या ऑफ़र आएगा। इसमें सबसे बड़ा लोगों का एक ये है कि जो चर्चा में है कि सस्ते हैंडसेट जो है 500 रुपये से 1000 रुपये के 4G वाले हैंडसेट, जो 4G जिन पे चल सकता है, ऐसे हैंडसेट आएंगे। इसके अलावा सस्ता जो है प्लान आएगा जिसमें कि इंटरनेट भी होगा, SMS भी होगा, कॉल की भी सुविधा होगी, सारी चीज़ें होंगी। तो इस तरह के प्लान जो है उस पर एक नज़र है। इसके अलावा ये भी उम्मीद की जा रही है कि ब्रॉडबैंड को लेकर कोई एक बड़ा अनाउंसमेंट आ सकता है कि ब्रॉडबैंड का जो नेटवर्क है वो कैसे गाँव में पहुँचे या शहरों में पहुँचे या सस्ता प्लान पहुंचे, और उसमें एक साथ बहुत सी सेवाएं जो है उस ब्रॉडबैंड में जोड़कर दी जाए ग्राहकों को, तो वो एक बात है। इसके अलावा रिलायंस रिटेल का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा है, उसके बारे में निवेशकों को शायद और बेहतर तरीके से बताया जाएगा कि वहाँ उनका क्या प्लान है, किस तरह की योजनाएं वो रिलायंस रिटेल के बारे में सोच रहे हैं। इसके अलावा जो सरकार के साथ विवाद चल रहे हैं उसको लेकर भी शायद सफाई आएगी इस एजीएम में, और KG-D6 का जो आउटपुट घटा है उस पर भी शायद निवेशक जो है उनसे सवाल पूछेंगे कि ब्रिजेश, आपके पास भी और डिटेल्स के लिए भी आएंगे, लेकिन सबसे बड़ा की टेकअवे है कि भारी बारिश के बावजूद ह्यूज टर्नआउट वहां पर हुआ है, और हमेशा की तरह एनुअल जनरल मीटिंग में जो शेयर होल्डर्स की एक्सपेक्टेशंस है वो भी काफी ज्यादा है। संदीप के पास डिटेल्स भी हैं। संदीप, मुझे याद है पिछले साल इसी टाइम के अराउंड जब एजीएम हुई थी तब ये जियो का अनाउंसमेंट किया था मुकेश अंबानी ने। कितना बड़ा होने वाला है अब ये शेयर धारकों के लिए? क्या ये डिजिटल लाइफ से भी अब डिविडेंड्स की एक्सपेक्टेशन बढ़ती हुई नजर आ रही है? बिल्कुल, काफी ज्यादा एक्साइटिंग होगी ये एजीएम, क्योंकि पिछली बार जियो का अनाउंसमेंट का इंतजार था और इस बार 500 रुपए के सस्ते फोन की बात जो ब्रजेश कर रहे हैं उसका अनाउंसमेंट आज हो सकता है, और यही सबसे बड़ा जो एक्शन पैक्ड मोमेंट है वो रिलायंस की जो एजीएम है उसमें आज देखने को मिलेगा। नंबर्स हमारे सामने हैं, ऑयल एंड गैस कारोबार अच्छा कर रहा है जिसमें रिफाइनिंग कह सकते हैं आप, और पेटकेम ने अच्छा किया है, लेकिन अब जियो किस तरह के आगे रिटर्न्स या तो फिर जो एक्शन है या तो फिर जो डिमांड है वो कस्टमर्स में ला सकता है, वही एक देखने लायक बात होगी। और जिस 500 रुपए के स्मार्टफोन की बात कर रहे हैं ब्रजेश, साक्षी, मैं उसके थोड़े डिटेल आपके सामने रखना चाहता हूँ। ये स्मार्टफोन तो नहीं होगा, एक फीचर फोन होगा, लेकिन
स्मार्टफोन जैसे सारे गुण इसके अंदर होंगे। एक टच बिना टच वाला फोन होगा जिसमें 2.4 इंच की कलर स्क्रीन होगी, 512 MB की इसमें रैम होगी और 4 GB के आसपास की इंटरनल मेमोरी होगी, जिसे 128 GB तक बढ़ाने का ऑप्शन भी होगा। 2 मेगापिक्सल का रियर कैमरा और एक VGA कैमरा आगे होगा इस फोन में, और इसमें FM रेडियो और उसके साथ साथ ब्लूटूथ जैसे जो फीचर्स हैं वो भी फोन में होंगे। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज है जो कि इस AGM में होने वाली है। और इस तरह के फीचर्स के साथ अगर ये फोन लॉन्च होता है 500 रुपए के आसपास में, तो जाहिर सी बात है कि जो रिस्पॉन्स है वो काफी देखने लायक बात होगी। और उसके साथ साथ जियो प्राइम 10 करोड़ ग्राहक इन्होंने बहुत तेजी से जोड़े थे, उसमें से अगर आप देखें कितने ग्राहकों ने जियो प्राइम मेंबरशिप को आगे बढ़ाया है, वो एक देखने लायक बात होगी। वो जो आंकड़ा है वो आज AGM में अनाउंस हो सकता है। अच्छा, पर ना एक चीज मैं बाजार के पर्सपेक्टिव से एनालाइज कर रहा था। ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्रीज ठीक, पिछले AGM में मेरे को याद है जब रिलायंस इंडस्ट्रीज ने ये जियो की एंट्री करवा दी थी मार्केट में, उसके बाद टेलीकॉम का जो हश्र हुआ था वो सबको पता है, एकदम से रॉक बॉटम बिकवाली देखने को मिल रही थी, स्ट्रॉन्ग बिकवाली थी। और अब ये सभी स्टॉक्स फिर से नए लेवल्स छू रहे हैं और आज के सत्र पे देखिए बिल्कुल पलट रहे हैं ऊपरी स्तरों पे। पहले ही एक डर जो खौफ होता है ना ट्रेडर्स के मन में, वो साफ तौर पर रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो जो मेजर अनाउंसमेंट्स है वो टेलीकॉम सेक्टर पे आज के सत्र में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया संदीप आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और ब्रजेश आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये बताने के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज के AGM में आज क्या क्या डेटा पॉइंट्स और हाईलाइट पॉइंट्स होंगे। भारतीय एयरटेल देख लीजिए, जो मैं बात कर रहा हूँ आज टेलीकॉम स्टॉक्स की, आइडिया सेलुलर, ये सिर्फ एक डर है। देखिए कोई बहुत बड़ी अनाउंसमेंट आज फिर से रिलायंस के स्टेबल से होगी ना जियो के संदर्भ में, तो फिर से टेलीकॉम स्टॉक्स जो होंगे वो लाइमलाइट पे रहेंगे, इस बार नेगेटिव रीजंस की वजह से।